नमस्कार। क्लास 12 होपिंग दैट कि तुम लोगों ने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अच्छे से देख लिए होंगे। ये बन रहा है हमारा लेक्चर नंबर 3, जिसमें सबसे हमारा पहला टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें हम क्या करते हैं, अगर पुराने लेक्चर ध्यान से देखे हो या फिर आपको बेसिक्स क्लियर हो ना, तो हमें इतना ज़रूर पता है कि मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरे है। इसमें जो हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है वो रोज़ होती है, ठीक है, एंड जो वर्टिकुलर पार्ट होता है वो कॉलम होती है। ओके, हमारा जो ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का, फॉर एग्जांपल एक हमारी मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। ओके, इसका ऑर्डर क्या हो जाता है, रो क्रॉस कॉलम। रो कितनी हो गई, 1 2 2 क्रॉस कॉलम कितना हो गया, 1 2 3 3। ये चीज़ हो गई। अब ये कहोगे कि ये तो बहुत बेसिक है, अब क्यों हम पढ़ रहे हैं दोबारा इसलिए क्योंकि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का वर्क ही यही होता है। वर्क क्या होता है, इसका वर्क होता है, बहुत सिंपल वर्क है इसका। ये रो को ये रो को कॉलम बना देता है और कॉलम को रो बना देता है, ठीक है। हमारी इस वाली मैट्रिक्स का क्या हल हो जाएगा, अगर हम इसका ट्रांसपोज लें, मानो हम इसे ए से डिनोट करते हैं, तो हमारा ट्रांसपोज को हम ए के ऊपर डैश लगा के डिनोट कर देते हैं। ए डैश हमारे इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो गया। ट्रांसपोज में मैंने बोला जो रो है वो कॉलम बन जाएगा और जो कॉलम है वो रो बन जाएगा। तो यानी कि हमारा जो 1 2 3 रो में था, अब वो 1 2 3 हमारा कॉलम में आ जाएगा, और जो 4 5 6 हमारे रो में था, अब वो भी हमारा कॉलम में आ जाएगा। और ये हमें कैसे पता चल रहा है कि हमने सही करा है कि गलत, हम इसका ऑर्डर चेक कर सकते हैं। अब इसका ऑर्डर क्या हो गया, ज़रा हम अपने रोज़ को देखें तो 1 रो 2 रो 3 रो। 3 रोज़ एंड कॉलम कितने हो गए, 1 2 कॉलम्स। तो देखो इस तरीके से हमारा ऑर्डर भी उल्टा हो जाता है। अगर हमारी नॉर्मल मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 है, 3 और 1 क्रॉस 3 है, तो उसका उल्टा हमारा ट्रांसपोज कर देगा, यानी 3 क्रॉस 1 3 क्रॉस 3 इस काइंड का बना देगा, ठीक है। ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया। अब प्रॉपर्टीज़ करते करते हम थोड़े और एग्जांपल देख लेते हैं ट्रांसपोज के, कि और क्या क्या हमें ये बताता है। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले जो देखना है कि इसमें ऑर्डर का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑर्डर खुद ही चेंज कर देता है, ठीक है, इसका तो कोई मतलब नहीं है, बट एलिमेंट्स बदल देता है, वो अलग बात है। अब हम सबसे पहले जो हमारी प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर मैंने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करा, मानो डैश से हमने ट्रांसपोज डिनोट कर दिया, और मैं उस ट्रांसपोज मैट्रिक्स का भी एक और बार ट्रांसपोज करती हूँ, तो वो मुझे वापस से हमारी एक्चुअल मैट्रिक्स ला के देता है। चलो इसे एक एग्जांपल से हम देखते हैं। कैसे एग्जांपल, चलो एक मैं ए ले लेती हूँ, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज फटाफट से निकालो, मैं यहाँ निकाल रही हूँ। निकालने में क्या हो जाएगा, जो रो है वो कॉलम बन जाएगा। यहाँ रो क्या है हमारी, ये वाली, ये चीज़ हमारी कॉलम बन जाएगी, जैसे कि 1 2 ऐसे हो जाएगा, और दूसरी रो भी हमारी इसी तरीके से कॉलम बन जाएगी, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि इसका अगेन ट्रांसपोज लो, इसी वाली का दोबारा ट्रांसपोज लेंगे, तो फिर से क्या होगा, जो रो है वो कॉलम बन जाएगा। यहाँ पे अब हमारा रो क्या हो गया, 1 3, तो हमारा कॉलम बन जाएगा जो, एंड फिर से अगर हम वापस से इसका करेंगे 2 4 का, तो वो भी ऐसा ही हो जाएगा। अब जरा कंपेयर करो हमारी एक्चुअल मैट्रिक्स को और हमारी ट्रांसपोज एंड ट्रांसपोज मैट्रिक्स को, ये दोनों ही इक्वल हैं, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। 1 2 3 4 1 2 3 4 आप आराम से देखो, और भी बहुत एग्जांपल से अप्लाई कर सकते हो, हम करेंगे ट्राई, ठीक है। ये वाली फर्स्ट प्रॉपर्टी जो बहुत इजी है। नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी जो आपको देखनी है कि अगर कोई भी नंबर है, कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी एक नंबर है, ठीक है, के, और उसे मैं इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके अगर ट्रांसपोज करूँ, चाहे मैं पहले ट्रांसपोज ले लूँ और फिर कैसे मल्टीप्लाई करूँ, आंसर मेरा सेम ही आएगा, ठीक है। वो कैसे देख सकते हैं, इसके लिए भी एक एग्जाम्पल है मेरे पास। एग्जाम्पल लेते हैं, वापस से ए मैट्रिक्स ले लेते हैं हमारी 1 2 3 4। अब मैं इसे के से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, नॉर्मल में के ही ले लेती हूँ, ठीक है। के ऑफ ए क्या हो जाएगा, के 2k 3k एंड 4k। अब मैं कह रही हूँ कि इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। के ए होल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो रो हमारी कॉलम बन जाएगा, बस इतना सा काम करना है, बन गया। अब ये आंसर देख लिया। अब हम नॉर्मली ए का ट्रांसपोज लिखते हैं, क्या आएगा, रो हमारा कॉलम बन जाएगा, और अब मैं इसे के और ए को ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करती हूँ, तो वो क्या आ जाएगा, के से मल्टीप्लाई कर देते हैं बस इस वाले को, के 3k 2k 4k।
और अब देख लो ये दोनों ही बराबर है। तो यही चीज़ है जो आपको नॉर्मली करनी होती है, आप उसकी कीजिए कुछ भी लोगे तब भी हमारा आंसर वही आने वाला है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम ध्यान से देखें तो वो भी बहुत सिंपल है। मानो एक ए है और एक बी है, दो मैट्रिक्स है और मैं उन दोनों को जोड़ के फिर उनका ट्रांसपोज लूँ, चाहे मैं उन दोनों का ट्रांसपोज लेके जोड़ दूँ, बात वही होती है। इसको भी एक एग्जांपल से देख लेते हैं। मानो एक ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, एक बी मैट्रिक्स है 1 0 2 8। ठीक है, अब हम लेते हैं ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ तक ले लेते हैं। इनका ट्रांसपोज भी साथ साथ ही ले लेते हैं। इसका ट्रांसपोज ये बन गया और इसका ट्रांसपोज ये बन गया। ठीक है, अब हम इसका काम करते हैं कि पहले मैं ए प्लस बी जोड़ूँ। जोड़ने के बाद देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स नेक्स्ट हो जाएंगे। अपने लेक्चर 2 में देखे थे ऑपरेशंस और मैट्रिसेस, उसमें बताया था कि ऑर्डर बराबर होना चाहिए और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जोड़ सकते हैं फिर हम। तो हम वही करेंगे, ऑर्डर बराबर है तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ सकते हैं। 1 1 जोड़ा 2 आ गया, 2 0 जोड़ा 2 आ गया, 3 और 2 जोड़ा 5 आ गया और 4 और 8 जोड़ा तो हमारा 12 आ गया। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूँ तो मेरा आंसर बन जाएगा 2 2 5 12। ठीक है, और इसका तो मैंने क्या बोला, जस्ट इसको जोड़ दो। तो ए डैश और बी डैश को जोड़ दिया तो हमारा आंसर देखो 2 3 और 2 मिलके 5, 2 और 0 मिलके 2 और 4 और 8 मिलके 12। दोनों बराबर ही तो है। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी वेरीफाई कर ली हमने नंबर्स टू नंबर्स देख के। एक लास्ट प्रॉपर्टी है, इसमें देखना थोड़ा ध्यान देने की बात है कि मल्टीप्लिकेशन में ना डायरेक्ट ट्रांसपोज नहीं खुलता। अगर जैसे ए बी का होल का ट्रांसपोज है तो ये नहीं होगा कि ए डैश बी डैश दोनों हो, इसका उल्टा हो जाता है। और आपको पता है पिछले लेक्चर में जैसे हमने पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कॉम्पिटिटिव। ए बी और बी ए बराबर नहीं होते हैं, हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द चांसेस, बट इन रेगुलर वे वो नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऐसे जब हम करते हैं ए बी का होल का ट्रांसपोज खोलते हैं तो वो पहले बी का ट्रांसपोज करता है फिर ए का ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर देता है। इसका भी एक एग्जांपल हम ले ही लेते हैं। ए हम 1 2 3 4 ले लेते हैं, इससे आपकी मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसको आप भी करना, और इसको हम 1 0 2 8 लेते हैं। अब जरा हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इन दोनों का डैश तो हमने ऊपर देख ही लिया था, ये रहा ये रहा। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर बी डैश ए डैश को भी मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं आंसर क्या बनता है। ए बी को करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमें पता है रो को कॉलम से करना है। ठीक है, तो ज़रा करते हैं रो को कॉलम से। क्या हो जाएगा, 1 1 जा 1 प्लस करते हैं 2 2 जा 4। सिमिलरली 1 1 जा 1 सॉरी 1 0 जा, यहाँ पे 0 है ना, एंड 2 8 जा 16। नीचे भी करते हैं 3 1 जा 3 प्लस 4 2 जा 8। अगले वाले के साथ करेंगे 3 0 जा 0 प्लस 4 8 जा 32। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे 5 16 11 32। अब जरा हम इसके साथ देख लेते हैं। बी डैश क्या है हमारा 1 2 0 8, ए डैश क्या है हमारा 1 3 2 4। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो आंसर क्या आएगा 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 5, 1 1 जा 1 सॉरी फिर से उससे क्यों कर रही हूँ। ठीक है, 1 3 जा 3 प्लस 2 4 जा 8। अच्छा, अभी हमने एक काम नहीं करा, वो भी करना है, वो भी करना है ना। हमने अभी ए बी का ट्रांसपोज नहीं लिखा होल का। ए बी का होल का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 5 16 11 32। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं और आगे 0 1 जा 0 प्लस 8 2 जा 16 8 2 जा 16 एंड 0 3 जा 0 प्लस 8 4 जा 32। अब इसको करेंगे सॉल्व तो देखो 6 11 16 एंड 32 आ रहा है। सॉरी, एक चीज़ गड़बड़ कर दी क्या। सो हमारा एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, जस्ट ए मिनट। 2 2 जा
4 होता है यहाँ पे, है ना, इसलिए यहाँ पे 5 बनेगा। ठीक है, अब देखो ज़रा, ये और ये दोनों ही सेम है। अब इसी पे बेस्ड एक एग्ज़ाम्पल है, यहाँ पे 21 है मेरे पास, ये बुक है उसमें, बाकी आप चेक करो। ए दे रखा है, बी दे रखा है, आपको यही वाली एग्जैक्ट सेम प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है। तो सबसे पहले आप ए बी को मल्टीप्लाई करोगे, उसका ट्रांसपोज निकालोगे, और सेपरेटली ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज निकाल के इस तरीके से मल्टीप्लाई करना, ए डैश बी डैश करके मत करना। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन, फॉर एग्जांपल आपको बी ए का ट्रांसपोज चेक करना है किसके बराबर होगा, तो ये ए डैश पहले और बी डैश बाद में के बराबर होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, और वो नेक्स्ट टॉपिक कहता है, वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी काइंड ऑफ मैट्रिक्स है, एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दोनों ही ट्रांसपोज है, और ये बहुत ही इजी टॉपिक, मैं कह रही हूँ अल्ट्रा प्रो इजी चैप्टर है, और उसमें भी बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक्स तो ये वाले हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसमें होता क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपकी कोई भी मैट्रिक्स है, उसमें प्लस माइनस के कैसे भी एलिमेंट्स है। अब जब मैं उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूँगी और वो वापस वही मैट्रिक्स बन के आ जाए, सो दैट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बट स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि मैं जो मेरे पास वही सेम मैट्रिक्स है, मानो प्लस माइनस वाली मैट्रिक्स है, और उसका मैं ट्रांसपोज लेती हूँ और वो नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स ला के देती है, तो वो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक हो जाती है। चलो दोनों के एक एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम चेक करें तो हम ये देख सकते हैं, पहले मैं इसे डब्बे में लिख लूँ ताकि आपको दिखता रहे। ठीक है, हम क्या देख सकते हैं, एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। मानो एक ए मैट्रिक्स है, 3 2 3 2 -1 -1 3 -1 1। अब जरा इसका ए का ट्रांसपोज निकालो। ठीक है, तो जितनी रो है, मतलब ये वाली चीज़ बन जाएगी, है ना, रो और कॉलम एक दूसरे के साथ बदल जाएंगे। तो 3 2 3 2 -1 -1 3 -1 1। अब ज़रा इन दोनों को चेक करो, एग्जैक्टली सेम है, तो ये हमारा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हो गया, बढ़िया सा, है ना। और हम स्क्यू सिमेट्रिक कौन सा ले सकते हैं, देखते हैं। एक स्क्यू सिमेट्रिक का भी लेते हैं। मानो एक ए है, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, 0 3 -3 और 0 लेके देखें। अब जरा इस वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं, तो ये क्या बनेगा, 0 1 2 एंड -1 0 3 -2 -3 0। और अगर हम ध्यान से देखें, इसमें से अगर मैं इस वाली मैट्रिक्स से माइनस को कॉमन ले लूँ, तो ये वापस से माइनस ऑफ ए ही आ जाएगी। तो हमारा सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक ऐसी मैट्रिक्स होती है। अब एक थ्योरम है जिसे अगर हम ध्यान से देखें, वो भी बहुत ईजी है, उसको अगर हम ध्यान से करते हैं, इन दो थ्योरम है और दोनों को हम ध्यान से देखेंगे तो हमसे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो छूटे। इस पर बेसिकली 3 नंबर से 2 नंबर से क्वेश्चन आते हैं। घबराना नहीं है, आराम से देखना है पूरा लेक्चर और आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। आप पूरी एक्सरसाइज खुद से सॉल्व करने वाले हो, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट थिंग क्या है, एक थ्योरम है, ठीक है। वो थ्योरम हमें बताती है कि अब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारी ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसने बोला कि इसमें सिर्फ रियल नंबर एंट्रीज है, रियल नंबर से भरी हुई, मतलब क्योंकि आपको पता है, आप 11वीं से पढ़ चुके, कॉम्प्लेक्स भी एक नंबर्स होते हैं, वो भी मैट्रिक्स में फिल किए जा सकते हैं। बात यह है कि आपकी क्लास में भी आया नहीं है जहाँ तक है। सो हमारा जो स्क्वायर मैट्रिक्स ए है वो रियल नंबर एंट्रीज के साथ है। वो कहता है कि जब ऐसा केस हो, एक मैट्रिक्स ए हो जिस स्क्वायर मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब और रो और कॉलम के नंबर बराबर हो और उसमें रियल नंबर्स भरे हो, तो हमारा ए और उसका ए डैश, अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो वो सिमेट्रिक ही बनेगा ऑलवेज। और अगर मैं इन दोनों को माइनस कर देती हूँ तो वो स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा ऑलवेज, ठीक है। इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत ही ईजी तरीके से हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो नंबर वाली चीज़ भी ले सकते हो कि एक नंबर ले लो, एक ए मैट्रिक्स ले लो, उसका ए डैश ले लो, उन दोनों को जोड़ो और देखो सिमेट्रिक आ रहा है कि नहीं। और एक ऐसी
इसके साथ भी कर सकते हैं, बाकी मैं नॉर्मल तरीके से दिखा देती हूँ। अब ना ए तो दोनों तरफ है, तो हम बी ले लेते हैं ए प्लस ए डैश को। ठीक है, हम पहले वाला सॉल्व करते हैं, ऊपर वाला। तो हमसे क्या बोला कि ये सिमेट्रिक आएगा। सिमेट्रिक आने का क्या मतलब है कि इस बी का अगर मैं बी डैश ले लूँ तो वो बी के बराबर आना चाहिए। तो एक बार चेक कर लेते हैं। अब हमें प्रॉपर्टी पता है कि जब मैं बी का डैश मतलब कि ए प्लस ए डैश का होल डैश, और हमें पता है कि ये जो डैश है एडिशन में, मतलब ये ट्रांसपोज है एडिशन में तरीके से बढ़ जाता है। तो मतलब इसके ऊपर भी एक डैश आ गया और इसके ऊपर डैश का डैश आ गया। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पर भी एक प्रॉपर्टी लग सकती है, ए डैश तो ए डैश ही रहा और ए डैश का डैश क्या, मतलब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस से वही ए मैट्रिक्स हो जाती है, तो वही आ गया। अब ज़रा ध्यान से देखें तो बी और बी डैश दोनों सेम ही तो हो गए, और बी और बी डैश का सेम होने का मतलब क्या है कि हाँ ये सिमेट्रिक है। ठीक है, सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस वाले को हम सी नाम दे देते हैं। यहाँ पे हम दे देते हैं ए माइनस ए डैश। इसको भी हम इसी, ये पेपर में भी आए तो आपको इसी तरीके से करना है। जो आपका दे रखा है उसे बस आप एक अल्फ़ाबेट एक वेरिएबल दे दो, उसके बाद उसका ट्रांसपोज दो, फिर हम नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ जो हमने लेक्चर की शुरुआत में पढ़ी थी वही वाली यूज़ कर रहे हैं। अब जरा सी डैश देखो। अब स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि सी डैश का आंसर माइनस ऑफ सी आना चाहिए। चेक करते हैं, सी डैश लिया, ए माइनस ए डैश का डैश ले लिया, बांट देते हैं तरीके से, ए डैश माइनस ए डैश का डैश ले लिया, ये क्या बन गया, ए डैश माइनस ए। अब मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँगी तो ए माइनस ए डैश बन गया। जो मेरा सी था तो ये बन गया माइनस ऑफ सी, यानी कि ये जो सी डैश है वो माइनस सी के बराबर है। ये जो मैट्रिक्स थी ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गई। इस तरीके से आप इसे नॉर्मली प्रूफ कर सकते हो, और नॉर्मली के इसे समझना, इसे याद रखना ज़रूरी है। अब CUT चल रहा है तो उसमें आ जाते हैं इस तरीके के बहुत ही सिंपल येट ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत सिंपल है, हर कोई नहीं कर पाता, वो गलत, वो बात अलग है, बट आप कर पाओगे, ये इसकी मैं गारंटी देती हूँ। ठीक है, अब एक और चीज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट थिंग एक और थ्योरम है। वो थ्योरम क्या कहती है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई सी भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई सी भी स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको आप सम ऑफ, मतलब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आपको गिवन है, हम उसे ए ले लेते हैं, उसे आप सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक लिख सकते हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? चेक कर लेते हैं। ठीक है, चेक करते हैं कि क्या हम इसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। बट अगर ऐसी बात है तो देखो, सबसे सिंपल थिंग क्या है कि आप ए को ऐसे लिख सकते हो कि हाफ में ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। जब मैं इसे खोलूँगी तो देखना, दोबारा मैं साइड में इसको कर देती हूँ, हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस हाफ ऑफ ए डैश, प्लस और माइनस कट गया तो हाफ हाफ मिलके ए हो गया, तो ये ए ही तो बनेगा। तो हमने बस इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया। अब आपको याद हो तो ए प्लस ए डैश इज ऑलवेज सिमेट्रिक, ये तो कांस्टेंट बन गया, ये सिमेट्रिक आ गया, और ये हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक आ रही थी जैसे इससे पिछले वाली थ्योरम पढ़ी थी। तो दिस इज इट, आपने दिखा दिया कि ये सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ऐसे ही अगला एग्जाम्पल है आपके पास। वो क्या कहता है कि आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है बी, उसमें एलिमेंट्स है 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। इसने बोला कि इसे एज सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है। ठीक है, वो दिखाने के लिए आपको क्या दिखाना होगा कि आप बी को हाफ ऑफ बी प्लस बी डैश प्लस हाफ ऑफ बी माइनस बी डैश दिखा सको। इसको आप पी ले लो, इसको आप क्यू ले लो, तो बी को आपको पी प्लस क्यू दिखाना है। तो सेपरेटली आप पी निकालो, सेपरेटली आप क्यू निकालो और इसे सॉल्व कर लो। ठीक है, बी आपको दे ही रखा है, आपको बी डैश निकालना है, दोनों को जोड़ना है, उसका हाफ कर देना है। सिमिलरली बी दे रखा है, बी डैश निकालना है, दोनों को जो माइनस करना है, डिफरेंस निकालना है, हाफ कर देना है, तो क्यू आ जाएगा। और अगर ऐसा हो पा रहा है तो हम दिखा सकते हैं कि हमारा आंसर, हमारा जो बी है बिल्कुल पी प्लस क्यू है। आपको बस देखो पी निकालना है, क्यू निकालना है, और वो दोनों मिलके वापस से यही बनने चाहिए। ठीक है, सच एन ईजी क्वेश्चन, आपको आराम से करना है और फिर इसके बाद आपकी 3.2 हो जाएगी सॉल्व। ठीक है, सॉरी 3.3, 2 तो हमने लास्ट टाइम कर ली थी, 3.3 हो जाएगी सॉल्व। ओके, अब इसके आगे एक छोटा सा चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ है। अच्छा, आपसे अगर कोई एक्सरसाइज सॉल्व नहीं हो पाती है तो मैं कोशिश करके डालने की कोशिश करूँगी कि 3.1 2 3 ये सब डालूँ, चैप्टर्स की एक्सरसाइज भी डालूँ, और बाकी आप कमेंट में ज़रूर लिखना अगर मैं नहीं डाल पाई तब तक।
ठीक है। अब क्या आती है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, बट ये भी कोई मुश्किल नहीं है, बट इसका यूज़ है ना ये नेक्स्ट चैप्टर में ज़रूर होगा, चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या होती हैं, इन्वर्स का मतलब ही आपको पता होगा, जैसे कि एक ए मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स क्या हो जाएगा 1/a, जिसको हम ए का इन्वर्स लिख सकते हैं। तो यही हमारा इन्वर्स हो गया। बट हमें कैसे पता चले कि हमारा जो ए है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर जैसे मानो ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो ये जो ए है उसे ही हम कह देंगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है। पर उसका मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी वो हम उस मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कह सकते हैं, ठीक है। अब वो हम कैसे पता लगा सकते हैं, सिंपल सीधी बात है। एक मानो ए मैट्रिक्स है, फिर एक ऐसी बी मैट्रिक्स या फिर ए का इन्वर्स भी कह सकते हैं, बट हमारी एक ऐसी बी मैट्रिक्स है जिन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन पा रही है। तो दैट मीन्स कि ए का इन्वर्स बी है, ठीक है। क्योंकि बी की वजह से, जैसे मैं बोलूँ 2 है, अब एक ऐसा नंबर है जिसकी वजह से वो 1 हो जा रहा है, तो इसका आंसर क्या है कि 2 को अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगी तभी तो 1 होगा ना, इन्वर्स से मल्टीप्लाई करूँगी इससे तभी हो सकता है। तो बी हमारा बेसिकली ए का इन्वर्स ही तो है। a इंटू 1/a इज़ नथिंग बट i/a ले लो इसे, 1a से कट गया i हो गया, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग, यही हमारा इन्वर्स होता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं इन्वर्स का। मानो एक ए मैट्रिक्स है 2 3 1 2, ठीक है। अब इसके लिए हम एक बी मैट्रिक्स ढूंढ रहे हैं, तो बी हम ले लेते हैं 2 -3 -1 2। अब मुझे चेक करना है कि क्या ए इन्वर्टिबल है, तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करती हूँ क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन के बाद आई बन रहा है, तो चेक करते हैं। तो बिल्कुल हमारा बन जाएगा आई, और बात तो ये है कि बी ए भी इस बार आई बन जाएगा, ठीक है। आप इसे चेक ज़रूर करना, ठीक है। तो हमारा ये काम हो जाएगा। हम कह सकते हैं बी इज़ द इन्वर्स ऑफ ए, ठीक है। बी को हम ए इन्वर्स कह सकते हैं, नहीं तो ए को भी हम बी का इन्वर्स कह सकते हैं। दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, इसलिए ये पॉसिबल है कि आई आ पा रहा है, क्योंकि दोनों केसेस पॉसिबल हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग होती है कि अगर बी ए का इन्वर्स है तो ए भी हमारा बी का इन्वर्स होगा, ये एक प्रॉपर्टी और है। नेक्स्ट थिंग एक थ्योरम है जिसकी हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, और आगे फिर आपकी चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आज। मिसलेनियस के लिए मैं एक अलग से वीडियो पक्का से डालूंगी, क्योंकि मुझे वो डालनी है, तो उसका वेट करना, उसको देखना, उससे समझना। उससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। बच्चे सोचते हैं कि मिसलेनियस तो पीछे की एक्सरसाइज नहीं आएगी, बट एक्चुअल क्वेश्चन उसी से आते हैं, और उसमें बहुत ही ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप नॉर्मली आरडी वगैरह में भी देखते हो। तो अलग से बुक नहीं खरीदनी पड़ेगी आपको, अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो आके ख़रीदना ज़रूरी होता है आपकी प्रैक्टिस के लिए, नहीं तो मिसलेनियस करो मेरे साथ, वो भी इनफ है। और अगर आपको आरडी वगैरह के सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए मुझे कमेंट करना, मैं उसके लिए भी कोशिश कर सकती हूँ। अब आती है सबसे नेक्स्ट थिंग, यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स। यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स मतलब कि इन्वर्स जो है वो एक का एक इन्वर्स यूनिक होता है। आपने अभी 2 का देखा था, 2 को मैं 1/2 से ही करूँगी तभी 1 आ सकता, और किसी से भी करने पे मेरा 1 नहीं आ सकता। इसलिए जो यूनिकनेस होती है वो मैट्रिक्स में भी वर्क करेगी, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ठीक है। अब हम कर लेते हैं जरा, इन्वर्स ऑफ अ यू स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ इट एग्जिस्ट इज़ यूनिक। अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होता है। वो हम कैसे समझ सकते हैं, उसी से जिस तरीके से आपने समझा। तो हमारी थ्योरम क्या है, यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स। इन्वर्स हमेशा यूनिक होते हैं। एक और थ्योरम है नेक्स्ट, वो कहते हैं कि अगर ए और बी दोनों ही इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, और अगर मैं उन दोनों के प्रोडक्ट का इन्वर्स निकालूंगी तो वो इस तरीके से, जैसे आपका ट्रांसपोज में होता था ना कि ए बी का ट्रांसपोज निकलता, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज निकलता है, तो ए बी का इन्वर्स निकालता है तो भी बी इन्वर्स ए इन्वर्स ही निकलता है। अब हम इसे कैसे चेक कर सकते हैं, मैंने करा मानो एक ए बी और एक ए बी इन्वर्स को मल्टीप्लाई, यही तो करते हैं हम, इसको इन्वर्टिबल बोला है तो ठीक है करते हैं, और उन दोनों का आंसर आई आना चाहिए। कर लिया, चलो अब क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि हमारा ए भी इन्वर्टिबल है तो मैं इस दोनों तरफ ही इसे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। ए इन्वर्स से आई मीन क्योंकि ए इन्वर्टिबल है ना, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारी चीज़ें क्या बन रही है, इसमें से हम ए इन्वर्स ए को कॉमन ले लेते हैं, बी एंड ए बी इन्वर्स को कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ चीज़ क्या बन जाएगी, ए इन्वर्स ही रह जाएगी। ए इन्वर्स ए को करने से आई आ जाएगा वापस,
ये बी हो जाएगा, ये ए बी का इन्वर्स हो जाएगा और ये ए इन्वर्स ही रहेगा। बी और आई तो कुछ भी नहीं है, वो तो वन ही की तरह ट्रीट करता है, तो बी बन गया, ए बी इन्वर्स हो गया और यहाँ पे इन्वर्स ही हो गया। अब दोनों तरफ हम बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई, क्योंकि बी एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। ए इन्वर्स सॉरी शुरू में करते हैं, ये कहाँ गई, ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो अब हम इन दोनों तरफ ही b से मल्टीप्लाई करेंगे, तो भी देखो ये चीज़ तो वापस से i बन गई और यहाँ पे ये यही रह गया और i से तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो वही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे इस टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं और हमारी पूरी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। कोई दिक्कत हो तो बताना, आपको एक बार इसके साथ ही आप एक्सरसाइज 3.4 भी कर लेना, मिसलेनियस आएगी उसका वेट करना है। और बाकी आज की डेट में आपको पूरा 3.3 3.4 कर लेनी है आज की डेट में। चलो 2 दिन का टाइम देती हूँ, आज और कल दोनों दिन में मिला के आप ये कंप्लीट करिए। टाइम नहीं है ज़्यादा आपके पास, आप बाद में देख रहे हो वीडियो, तो आप थोड़ा जल्दी करिएगा, नहीं तो प्रैक्टिस है तो मैं PYQs भी डालूँगी उस टाइम पे। सो ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।